हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, और आज जो ट्यूटोरियल है आपका डिज़ाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कि इसमें कुछ टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज की। टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, देन है आपका फेल्यूर ऑफ द बोल्टेड जॉइंट, डेफिनेशन ऑफ एंड डिटेलिंग ऑफ द बोल्ट, डिजाइन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, टाइप्स ऑफ द बोल्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिलेट वेल्ड, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द फिलेट वेल्ड, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर, ग्रॉस सेक्शनल यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर, shear leg एंड ब्लॉक shear, एंड लास्ट है आपका स्लेंडरनेस रेशो ऑफ द रेशो फॉर द टेंशन मेंबर। ये जो 15 टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेटिव ऑब्जेक्टिव हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि पहला टॉपिक है आपका कि टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, तो देखो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स होते हैं। तो देखो कि सबसे पहले होता है आपका लैप जॉइंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लैप जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट है आपका लैप जॉइंट, देन है आपका सेकंड है आपका बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट। ठीक है, आप लिख लीजिए या इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, कि लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। देखो कि बट जॉइंट में है आपके दो प्रकार। पहला है आपका सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट। देन है आपका बी है आपका डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो देखो कि हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लैप जॉइंट यानी क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि लैप जॉइंट यानी क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लैप जॉइंट। देखो कि लैप जॉइंट यानी क्या होता है कि सभी को पता है कि लैप जॉइंट क्या होता है। कि देखो कि जब वेन मेंबर क्या होता है कि प्लेस होता है अबोव द अनदर मेंबर के ऊपर एंड दे आर कनेक्टेड बोथ दी बोल्ट्स और वेल्ड से क्या होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है कि वेन वन मेंबर प्लेस अबोव दी अनदर मेंबर एंड बोथ आर दी कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ दी बोल्ट्स और वेल्ड्स, इसको हम बोलेंगे लैप जॉइंट। ठीक है, समझ गया। ये पहला मेंबर एंड सेकंड मेंबर है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द बोल्ट या वेल्ड से, उसको हम बोलेंगे लैप जॉइंट। ठीक है, ये आ गया आपके कंसेप्ट समझ में। देन है आपका नेक्स्ट है आपका बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बट जॉइंट। ठीक है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बट जॉइंट। देखो कि बट जॉइंट यानी क्या होता है कि देखो कि ये दोनों जो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल कवर प्लेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी कवर प्लेट। ठीक है, सिंगल कवर प्लेट हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बट जॉइंट। ठीक है, इस दोनों मेंबर को, ये पहला मेंबर है आपका सेकंड मेंबर है, इस दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, एक सिंगल कवर प्लेट को यूज़ किया, इसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। तो देखो कि मैंने बताया कि बट जॉइंट में दो प्रकार होते हैं, पहला है सिंगल कवर बट जॉइंट, देन आपका डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो देखो कि जब सिंगल कवर बट जॉइंट यानी क्या होता है कि इफ़ द कवर प्लेट is provided on one side is called as a single cover butt joint, सिंगल कवर बट जॉइंट। देन हम डबल कवर बट जॉइंट किसे कहेंगे, जब हम क्या करेंगे कि दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए दोनों साइड से हम क्या करेंगे, कवर प्लेट को प्रोवाइड करेंगे, उसको हम बोलेंगे डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है कि इफ़ द कवर प्लेट आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, ये आपकी पहली कवर प्लेट है और आपकी सेकंड कवर प्लेट है। ठीक है, देखो कि सिंपल है ये। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। और कभी भी ध्यान में रखना कि कोई भी जो मेंबर होता है उस मेंबर को देखो कि मैंने यहाँ पे मैंने लैप जॉइंट निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पे जो फोर्स लगता है तो वो कौन सा लगता है, टेंशन वाला लगता है। ठीक है, टेंशन फोर्स इसमें लगता है। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट आपका कि फेल्यूर ऑफ दी बट जॉइंट। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से फेल्यूर्स आते हैं बोल्टेड जॉइंट में। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं उसको। देखो कि इसमें क्या होता है कि थ्री क्या यानी
थ्री मोड ऑफ फेल्योर आते हैं। तो पहला आता है आपका शियर फेल्योर, ठीक है, शियर फेल्योर मोड। देन आता है आपका टेंसाइल फेल्योर मोड, ठीक है, देन आपका आता है टेंसाइल फेल्योर ऑफ मोड। देन आता है आपका बियरिंग फेल्योर ऑफ द मोड, ठीक है। कौन सा आता है? बियरिंग फेल्योर ऑफ द मोड। पहला आता है आपका शियर फेल्योर ऑफ द मोड, देन है टेंसाइल फेल्योर एंड लास्ट है आपका बियरिंग फेल्योर। ये आपके 3 फेल्योर आते हैं बोल्टेड में, ठीक है। तो चलो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। देखो कि शियर फेल्योर जो होता है, शियर फेल्योर मोड जो होता है वो कैसा आता है, ठीक है। शियर फेल्योर मोड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, शियर फेल्योर मोड। तो देखो कि शियर फेल्योर कैसा आता है कि देखो कि यहाँ पे मैं एक ऐसा एक प्लेट निकाल लेता हूँ, लैप जॉइंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लैप जॉइंट निकाल लिया, ये हो गया आपका बोल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बोल्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका बोल्ट, ठीक है। तो ये बोल्ट क्या हो गया? स्लाइड हो गया, ठीक है, प्लेट्स में से, ठीक है। यानी शियर फेल्योर कब आता है? जब क्या होता है कि प्लेट्स बोल्टेड टुगेदर, ठीक है। ये जो प्लेट्स है आपकी 1 प्लेट, 2nd प्लेट, वो क्या है? बोल्टेड है टुगेदर एंड इसके ऊपर क्या हो रहा है? सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड आ रहा है। तो इसके वजह से वो क्या हो गया? शेयरिंग हो गया बोल्ट का, ठीक है। बोल्ट का क्या हो गया? शेयरिंग हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बोल्ट है वो क्या हो गया? यानी स्लाइड हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शियर फेल्योर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कि इन केस ऑफ द लैप जॉइंट, ये हो गया आपका लैप जॉइंट, ठीक है। तो इन केस ऑफ द लैप जॉइंट व्हेन द शेयरिंग ऑफ द बोल्ट ऑकर्स एट 1 क्रॉस सेक्शन, जब एट ऑकर्स आता है 1 क्रॉस सेक्शन, उसको हम बोलते हैं सिंगल शियर फेल्योर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल शियर फेल्योर बोलते हैं। एंड हम जब बट जॉइंट में देखेंगे तब क्या होगा कि व्हेन द शेयरिंग ऑफ द बोल्ट ऑकर्स एट द 2 क्रॉस सेक्शन, जब वो 2 क्रॉस सेक्शन में आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ऐसा हमारी प्लेट होती है, 1 मिनट, ऐसी हमारी क्या होती है? मेंबर है हमारा ऐसा, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लेट से, ठीक है। तब क्या होता है कि जब हम शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट ऑकर्स एट 2 क्रॉस सेक्शन, यानी दोनों क्रॉस सेक्शन से आता है, उसको हम बोलते हैं डबल शियर फेल्योर बोलते हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका, यानी समझ गया ना कि जब क्या होता है जो बोल्ट क्या होता है यानी स्लाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शियर फेल्योर बोलते हैं। देन है आपका टेंसाइल फेल्योर मोड, ठीक है। देन है आपका टेंसाइल फेल्योर। तो देखो कि टेंसाइल फेल्योर यानी क्या होता है कि देखो कि यहाँ पे मैं एक ऐसे एक बोल्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे एक बोल्ट निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया आपका बोल्ट, मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो देखो कि इसके ऊपर क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट हो रहा है टेंसाइल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो रहा है टेंसाइल फोर्स, नीचे में भी क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हो रहा है टेंसाइल फोर्स। और वो टेंसाइल फोर्स, ठीक है, सब्जेक्ट हो रहा है टेंसाइल फोर्स। जब क्या होता है कि फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स, जब फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फैक्टर टेंसाइल फोर्स जब क्या होता है? ग्रेटर होता है, ठीक है। जब फैक्टर टेंसाइल फोर्स इज ग्रेटर दैन द टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, जब यानी ये इस बोल्ट की जो कैपेसिटी होती है कैप्चर करने की, उससे ज़्यादा क्या होता है? फैक्टर टेंसाइल फोर्स होता है, उसको हम बोलेंगे टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। समझ गया कि फैक्टर टेंसाइल फोर्स यानी सिंपल है कि यानी जो टेंसाइल कैपेसिटी जो होती है बोल्ट की, यानी इस बोल्ट की टेंसाइल कैपेसिटी जितनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा जब फैक्टर टेंसाइल फोर्स आता है तब क्या होता है? टेंसाइल फेल्योर आता है, ठीक है। क्या आता है? टेंसाइल फेल्योर आता है। सिंपल है इतना, ठीक है। आपको एक सिंपल यानी आप ऐसे इसको ध्यान में रखें, 1 मिनट, हाँ, कि फैक्टर टेंसाइल फोर्स जब ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है? इस बोल्ट के टेंसाइल कैपेसिटी से, यानी ये इस बोल्ट की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा जब फैक्टर टेंसाइल फोर्स आता है तब क्या होता है? टेंसाइल फेल्योर आता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे बियरिंग फेल्योर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बियरिंग फेल्योर। देन आपका सबसे लास्ट है आपका बियरिंग फेल्योर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बियरिंग फेल्योर।
देखो कि सिंपल है कि बियरिंग फेल्योर यानी क्या होता है। ये देखो कि आपको पता नहीं चाहिए कि कौन कौन सी फेल्योर होती है और कैसे कैसे फेल्योर्स आते हैं, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो कि क्या होता है कि बियरिंग फेल्योर यानी क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे एक बोल्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा बोल्ट निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखो कि बोल्ट में डिफॉर्म, बोल्ट क्या होता है कि डिफॉर्म होता है, ठीक है। बोल्ट क्या होता है, डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म होना यानी क्या होना, इसका शेप एंड साइज क्या होना, चेंज होना। तो देखो कि इस पर जो स्ट्रेसेस आते हैं इस बोल्ट के ऊपर, तो ये क्या होता है, इसका जो साइज, शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है इस बोल्ट का। यानी थोड़ा सा ये, एक मिनट में ऐसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। यानी थोड़ा सा क्या हो गया, वो उसका जो बोल्ट का जो साइज है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी द बोल्ट में डिफॉर्म ड्यू टू द हाई लोकल बियरिंग स्ट्रेसेस, इसके ऊपर हाई लोकल बियरिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं बिटवीन द बोल्ट एंड प्लेट में, तब क्या आता है, बियरिंग फेल्योर आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बियरिंग फेल्योर। आपको, ठीक है, आपको समझ गया कि शियर फेल्योर कौन सा है, बियरिंग फेल्योर कौन सा है एंड टेंसाइल फेल्योर कौन सा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बियरिंग फेल्योर। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ द डिटेलिंग ऑफ द बोल्ट, ठीक है। इस पे हम सभी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, गेज क्या है, पिच क्या है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में। कि देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे बोल्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाल लिया एक बोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या थ्रेडेड है, ठीक है। तो देखो कि इसको हम बोलते हैं, जो अनथ्रेडेड जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं शैंक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शैंक बोलते हैं। और जो थ्रेडेड पोर्शन हो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मैं ये होगा, हाँ, ठीक है। ये जो अनथ्रेडेड जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं शैंक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शैंक बोलते हैं। और जो थ्रेडेड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये एजी यानी क्या होता है आपका, एजी यानी होता है आपका ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी, इस बोल्ट का स्मॉल डी, ठीक है, इसका डायमीटर ऑफ द डी, इसको, ठीक है। ये होगा आपका ग्रॉस सेक्शनल एरिया होगा अनथ्रेडेड पोर्शन का, ठीक है, अनथ्रेडेड पोर्शन का होगा आपका ग्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। देन है आपका कि एन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एन लिख लेता हूँ। एन यानी होता है आपका नेट इफेक्टिव एरिया। जो नेट इफेक्टिव एरिया जो होता है वो होता है आपका 0.78%, ठीक है, यानी 78% होता है इनटू द ग्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। जो आपका 78 जो परसेंट है ग्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी अनथ्रेडेड पोर्शन से 78% क्या होता है आपका थ्रेडेड पोर्शन होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको क्या समझ गया कि जो 1 मिनट, हाँ, कि जो थ्रेड जो होता है वो थ्रेड क्या होता है 78% होता है किससे, अपना अनथ्रेडेड पोर्शन से, ठीक है, सॉरी, हाँ, अनथ्रेडेड पोर्शन से, उसको हम बोलते हैं नेट इफेक्टिव एरिया। तो मैं यहाँ पे नेट इफेक्टिव एरिया का फार्मूला लिख लेता हूँ कि 0.78 इंटू AG। जब हम नेट इफेक्टिव एरिया निकालते हैं तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि आपको नेट इफेक्टिव एरिया आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ग्रॉस सेक्शनल एरिया दिया जा सकता है और आपको नेट इफेक्टिव एरिया पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द पिच। पिच यानी क्या होता है, ठीक है, पिच यानी क्या होता है ये हम देखेंगे। तो देखो कि मैं यहाँ पे कैसे एक प्लेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसी प्लेट निकाल ली, 1 मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसी प्लेट निकाल लेता हूँ। तो प्लेट में क्या है, होल है, ठीक है, प्लेट में क्या है, होल है। तो देखो कि इस प्लेट में भी क्या आता है, लोड आता है, ठीक है। तो प्लेट में लोड आता है। मैं यहाँ पे ऐसे सेंटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोड आ रहा है इस प्लेट में, ठीक है। तो यानी पिच यानी क्या होता है कि पिच यानी होता है कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ऑफ एनी टू एडजेसेंट ऑफ एनी टू होल्स, ठीक है।
जो एडजेसेंट ऑफ एनी टू होल्स होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं पिच, ठीक है। यानी जो आपका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हो गया बिटवीन द टू होल्स, इसको हम बोलेंगे पिच बोलेंगे, ठीक है। और देखो किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड और स्ट्रेसेस, कि जो जिस डायरेक्शन में आपके लोड आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपके स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में पिच हम बोलते हैं, ठीक है। पिच यानी होगा आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू होल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पिच बट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेसेस और लोड, ठीक है। ये हो गया आपका पिच, ठीक है। और देखो कि पिच का आपको डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखो कि टेंशन मेंबर के लिए और कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए पिच कितना होना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखो मैं यहाँ पे दो टेबल बना लेता हूँ, टेंशन मेंबर के लिए एंड सेकंड है आपका कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए, ठीक है। टेंशन मेंबर के लिए एंड सेकंड है आपका कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए। तो देखो कि टेंशन मेंबर के लिए एंड कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए पिच कितना होना चाहिए, ठीक है। तो पिच शॉल नॉट बी एक्सिस्ट 16T और 200 mm विच एवर इज़ लेस, ठीक है। क्या देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो टेंशन मेंबर में जो पिच होता है वो शॉल नॉट एक्सिस्ट 16T, ठीक है, यानी 16T से बड़ा नहीं होना चाहिए और 200 mm से विच एवर इज लेस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता रहना चाहिए। देन है आपका कॉम्प्रेशन मेंबर में, देखो कि कॉम्प्रेशन मेंबर में पिच कितना रहना चाहिए, कि पिच वो 12T यानी पिच शॉल नॉट एग्जिस्ट 12T और 200 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंशन मेंबर के लिए एंड कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देखो कि हम मिनिमम पिच कितना लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मिनिमम पिच हम कितना लेते हैं, ठीक है। मिनिमम पिच कितना लेते हैं हम, ठीक है। तो मिनिमम पिच हम लेते हैं 2.5 इंटू डी यानी होता है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, कि क्या होता है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि इसका डी क्या होता है, ठीक है, यानी बोल्ट का डायमीटर, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। आपका ये फार्मूला, आपको फार्मूला ध्यान में रखना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि व्हाट इज द गेज, गेज क्या होता है, ठीक है। देखो कि गेज के लिए भी मैं ऐसे समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर होता है। तो मैं यहाँ पे होल निकाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपके पास होती है सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ से आपको पास होती है। और देखो कि गेज यानी क्या होता है कि जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है, यानी परपेंडिकुलर, देखो कि यहाँ से आपके लोड आ रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उसके डायरेक्शन में उसी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं गेज, ठीक है। गेज यानी क्या होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल लाइंस ऑफ फास्टनर, ठीक है, एंड फास्टनर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड और स्ट्रेसेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेज, उसको हम बोलते हैं गेज बोलते हैं, ठीक है। यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन द टू होल्स, बट ये क्या है परपेंडिकुलर किससे है, डायरेक्शन ऑफ द लोड और स्ट्रेसेस से, उसको हम बोलते हैं गेज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट इज द गेज। गेज क्या है, परपेंडिकुलर है टू द स्ट्रेसेस और लोड, और जो पिच था वो आपका क्या था, पैरेलल था, ठीक है। पिच क्या था, पैरेलल था, इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड था, उसको हम बोलेंगे पिच बोलेंगे, और गेज इसको बोलेंगे, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। और मैं यहाँ पे एक एज डिस्टेंस बताना भूल गया आपको। ये एज डिस्टेंस यानी कि क्या होता है, ठीक है। ये आपका होगा ये आपका होगा होल। तो देखो कि इस होल के सेंटर से लेकर यहाँ तक जो एंड जो प्लेट थे आपको, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम एज डिस्टेंस, यानी सेंटर से होल्स, सेंटर का होल से लेकर तो एज डिस्टेंस ऑफ द प्लेट तक, उसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो कि नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो देखो कि इसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में, ठीक है। तो देखो कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, जब हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट में, तब कम क्या फाइंड करते हैं कि बोल्ट्स इन शियर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, बोल्ट्स इन शियर को हम फाइंड करते हैं। देन हम फाइंड करते हैं बोल्ट्स इन टेंशन,
बोल्ट्स इन टेंशन। देन हम फाइंड करते हैं बोल्ट्स इन बियरिंग, ठीक है, बोल्ट्स इन बियरिंग। देन हम फाइंड करते हैं टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और हम लास्ट फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। क्या फाइंड करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। और आपको एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट का फार्मूला आपको ध्यान में रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोल्ट्स इन शियर का भी आपको फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, और बियरिंग का भी आपको फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बोल्ट्स इन शियर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखो कि हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बोल्ट्स इन शियर, ठीक है। तो बोल्ट्स इन शियर मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने, बोल्ट्स इन शियर। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं VDSB इक्वल्स टू VNSB अपॉन गैमा MB, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला, हो गया डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट का, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे जो गैमा MB होता है वो होता है आपका 1.25 होता है। क्या होता है, 1.25 होता है, ठीक है। और देखो कि यहाँ पे VNSB का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया, पर जब हम डिज़ाइन करते हैं तब हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि VNSB इक्वल्स टू FU/√3, ठीक है, और NN इंटू ANB, ठीक है, प्लस NS इंटू ASB, ठीक है। देखो कि हम SSC JEE का जो पार्ट टू में हम पूरे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आपको सिंपल ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखेंगे कि देखो कि नेक्स्ट है आपका कि बोल्ट्स इन टेंशन, ठीक है। सेकंड है आपका बोल्ट्स इन टेंशन, ठीक है, बोल्ट्स इन टेंशन। मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि बोल्ट्स इन शियर वो बताया था। अभी हम देख रहे हैं बोल्ट्स इन टेंशन के बारे में। देखो कि बोल्ट्स इन जो टेंशन होता है उसके लिए आपको फार्मूला आपको एक ध्यान में रखना है, वो होता है आपका T TB इसके, ठीक है। देन आपका 0.9 FUB AN इज लेस देन FYB इंटू ASB इंटू गैमा MB डिवाइड बाय गैमा MO, ठीक है। आपको फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, सिंपल। देन है आपका कि नेक्स्ट है आपका कि बोल्ट्स इन बियरिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बोल्ट्स इन बियरिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बोल्ट्स इन बियरिंग, और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है हर एक ऑब्जेक्टिव में, हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो देखो कि इस पर क्या आपको ध्यान में रखना है कि देखो कि जब हम बोल्ट्स इन बियरिंग निकालते तो हम क्या करते हैं, VDPB इक्वल्स टू VNPB अपॉन गैमा MB, ठीक है। तो गैमा MB हम कितना लेते हैं, 1.25 लेते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो देखो कि VNPB का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है VNPB का। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि VNPB का फार्मूला, ठीक है। तो देखो कि VNPB इक्वल्स टू 2.5 KB। तो देखो कि हमको KB हमको फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए हम 4 फार्मूले लगाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी 4 कंडीशन है आपके यहाँ पे, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 2.5 KB इंटू D इंटू TP इंटू FU, ठीक है। तो आपको देखो कि KB के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल, जब हम देखो कि KB की क्या होना चाहिए कि स्मॉलर होना चाहिए। तो कौन से वैल्यू से स्मॉलर होना चाहिए ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। तो KB जो होता है वो स्मॉलर होना चाहिए E/3D0, ठीक है। एंड D0 यानी होता है आपका डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल। देन है आपका P/3D0, ठीक है। देन माइनस 0.25 यानी ए कंटिन्यू में P/3D0 माइनस 0.25। देन है आपका FUB अपॉन FU एंड नेक्स्ट आपका 1, ठीक है। ये जो आपके चारों जो फार्मूले है ये आपको 1, और ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
इसके हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं और ये चारों ही वैल्यू से जो वैल्यू कम होगी उसको हम वो वैल्यू हम लेते हैं के बी की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। देन आपको सिंपल आपको टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट का आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का, ठीक है। टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट का आपको फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट का फार्मूला, ठीक है। तो TDN इक्वल्स टू 0.9 FU इंटू AN अपॉन गामा M1, ठीक है। गामा M1 यानी होता है आपका पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है किसके लिए, फेल्योर एट अल्टीमेट स्टेज के लिए, ठीक है। और इसके जो न्यूमेरिकल है आपको चाहिए तो हम SSC JEE का जो पार्ट 2 का जो पेपर होता है आपका, पेपर 2 जो होता है उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट है आपका कि एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट का आपको फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। तो देखो कि एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट का फार्मूला क्या होता है कि इक्वल्स टू एफिशिएंसी इक्वल्स टू मिनिमम एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ग्रॉस स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है, ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी यानी क्या होता है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एफिशिएंसी, ये आपका फार्मूला है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी इक्वल्स टू मिनिमम एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट इंटू 100। ये आपका फार्मूला हो गया एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट के लिए, आपको ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं। तो देखो कि नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले मैं आपको कुछ जब हम नॉमिनल डायमीटर क्या करते हैं, यानी सपोज आपको नॉमिनल डायमीटर आपको दिया है बोल्ट का 12 दिया है, तो हम क्या करेंगे उसमें हम प्लस ऐड करेंगे 1 तो होगा हमारा 13। जब हमको 14 दिया रहेगा तब हम उसमें प्लस ऐड करेंगे 1 तब हमको 15 मिलेगा, ठीक है। और जब 16, 18, 20 और 22 का जब हम डायमीटर ऑफ द बोल्ट जब दिया रहता है तब हम उसमें ऐड करते हैं +2। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। +2 ऐड करते हैं जब 12 और 14 का जब डायमीटर ऑफ द बोल्ट दिया रहता है तब हम +1 को ऐड करते हैं। जब 16, 18, 20 और 22 जब दिया रहता है तब हम +2 को ऐड करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो देखो कि नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ द वेल्ड। देखो कि टाइप्स ऑफ द वेल्ड 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो वेल्ड होता है आपका बट वेल्ड, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट हमारा वेल्ड होता है बट वेल्ड और हमारा सेकंड जो होता है वो होता है आपका फिलेट वेल्ड, ठीक है। और देखो कि ये SSC JEE पेपर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। इसकी डायग्राम पूछी जाती है, इसके फंक्शन पूछे जाते हैं, इसके क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो हम सिंपली PWD के लिए और SSC JEE के लिए और RRB के लिए जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम सिंपल क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो कि दो टाइप के वेल्ड होते हैं, पहला हमारा बट वेल्ड और सेकंड हमारा फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो देखो मैं इसके डायग्राम आपको दिखा देता हूँ कि बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड की, ठीक है। तो चलो हम डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम होगी आपकी बट वेल्ड की, ठीक है। और ये जो बट वेल्ड होता है वो बट वेल्ड हम कब प्रोवाइड करते हैं, कब यूज़ करते हैं हम, जब क्या होता है कि व्हेन मेंबर आर अलाउड टू लैप ओवर ईच अदर। जब क्या होता है मेंबर क्या होता है लैप होता है ओवर ईच अदर, तब हम क्या करते हैं फिलेट वेल्ड, ये जो है फिलेट वेल्ड हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब हम मेंबर्स क्या होते हैं आर अलाउड टू लैप होते हैं ओवर ईच अदर, एक में के ऊपर क्या होते हैं लैप होते हैं, और तब हम क्या करते हैं फिलेट वेल्ड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। देन है आपका बट वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये जो डायग्राम है
ये डायग्राम किसके, बट वेल्ड की है। और बट वेल्ड हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब क्या होता है मेंबर्स क्या होते हैं कनेक्टेड रहते हैं, आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या होते हैं कनेक्ट रहते हैं, तब हम क्या करते हैं बट वेल्ड को हम यूज़ करते हैं। आपको ध्यान में रखना है। और ये एसएससी जेई के पार्ट पेपर 2 में इसकी डायग्राम पूछी जाती है, बट वेल्ड की और फिलेट वेल्ड की। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बट वेल्ड क्यों यूज़ करते हैं। आप लिख लीजिए कि बट वेल्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, जब क्या होते हैं व्हेन मेंबर्स आर कनेक्टेड रहते हैं सेम प्लेन में, तब हम बट वेल्ड को यूज़ करते हैं। और फिलेट वेल्ड को हम कब यूज़ करते हैं, जब क्या होता है कि मेंबर्स क्या होते हैं ओवरलैप होते हैं ओवर ईच अदर, तब क्या करते हैं हम फिलेट वेल्ड को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी डायग्राम, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। चलो हम हमारे टॉपिक पे जाते हैं। देखो कि कुछ सिंबल भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और ये एसएससी जेई के पेपर 2 में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके सिंबल तो देखो कि जो साइट इंजीनियर जो होता है उसको ड्राइंग को रीड करने के लिए कुछ वेल्डिंग के सिंबल का नॉलेज होना चाहिए। तो देखो कि ये जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। जैसे कि फिलेट का सिंबल ऐसा होता है ट्रायंगल के जैसा, ठीक है। और यहाँ पे दिया कि स्क्वायर बट का कैसा होता है, सिंगल वी बट का कैसा होता है, डबल वी बट का कैसा होता है, ठीक है। आपको ये नंबर्स ऑफ द वेल्ड फॉर्म ऑफ द वेल्ड दिया है, यहाँ पे आपको सेक्शन दिए हैं और यहाँ पे आपको सिंबल दिए हैं। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसएससी जेई के पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो कि इसमें जो साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड क्या होता है, ठीक है। तो आपको साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो कि साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड यानी क्या होता है कि जो नॉर्मल फिलेट वेल्ड होता है, जो साइज़ होता है नॉर्मल फिलेट वेल्ड का इज़ टेकन इक्वल टू इट्स मिनिमम लेंथ, इसको बोलते हैं साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ठीक है। और जो साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड वो शुड नॉट बी लेस देन 3 mm होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन, वो 3 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द साइज़ ऑफ द फिलेट वेल्ड शॉल नॉट बी लेस देन 3 mm, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन है नेक्स्ट हमारा, और आपको यहाँ पे एक सेकंड फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है कि थ्रोट थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड, ठीक है। थ्रोट थिकनेस को हम बोलेंगे थ्रोट थिकनेस। आपको थ्रोट थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड का आपको फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि स्मॉल t इक्वल्स टू 0.70 इंटू स्मॉल s, ठीक है, इंटू स्मॉल s। ये स्मॉल s क्या होता है आपका साइज़ ऑफ द फिलेट होता है, ठीक है। क्या होता है साइज़ ऑफ द फिलेट होता है। आपको ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है थ्रोट थिकनेस का, बस ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कंसेप्ट, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। और देखो कि यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डिज़ाइन स्ट्रेसेस इन फिलेट वेल्ड, ठीक है। डिज़ाइन स्ट्रेसेस इन फिलेट वेल्ड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन स्ट्रेसेस इन फिलेट वेल्ड। तो देखो कि इसमें आता है 2, ठीक है। पहला आता है आपका शॉप वेल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फार्मूला ही बता दूंगा। शॉप वेल्ड, देन आपका आता है साइट वेल्ड, ठीक है। साइट वेल्ड आता है। एंड डिज़ाइन स्ट्रेसेस जो आता है फिलेट वेल्ड में, जो फिलेट वेल्ड में जो डिज़ाइन स्ट्रेसेस आते हैं उसमें 2 टाइप से आपके शॉप वेल्ड एंड साइट वेल्ड, ठीक है। तो शॉप वेल्ड के लिए क्या कंडीशन है और साइट वेल्ड के लिए क्या कंडीशन है आपको ध्यान में रखना है, और ये सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि शॉप वेल्ड, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉप वेल्ड। तो देखो कि शॉप वेल्ड में जो डिज़ाइन स्ट्रेसेस जो निकालते हैं हम फिलेट वेल्ड के लिए, तो आपको फार्मूला ध्यान में रखना है कि FWN स्मॉल में, ठीक है। देन है आपका गामा MW, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे जो गामा MW होता है आपका पार्शियली सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। और ये जो हम पार्शियली सेफ्टी जो फैक्टर होता है वो हम लेते हैं 1.25 हम लेते हैं शॉप वेल्ड के लिए। शॉप वेल्ड के लिए क्या लेते हैं हम, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं 1.25 लेते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका
यू डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू। ठीक है, बस आपको सिंपल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट आपका साइट वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइट वेल्ड। तो देखो कि साइट वेल्ड के लिए क्या फार्मूला, सेम फार्मूला है आपका कि एफ यू इक्वल्स टू डिवाइड बाय √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका डिज़ाइन स्ट्रेसेस ऑफ द साइट वेल्ड के लिए FWD। ठीक है, तो ये जो हम लेते हैं यहाँ पे जो पार्शियली जो सेफ्टी फैक्टर जो होता है आपका साइट वेल्ड के लिए वो होता है आपका 1.50। ठीक है, बस आपको इतने आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझा कि शॉप वेल्ड के लिए और साइट वेल्ड के लिए जो पार्शियली जो सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो हम लेते हैं शॉप वेल्ड के लिए लेते हम 1.25 और साइट वेल्ड के लिए लेते हम 1.50। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप ये ध्यान में कैसे रखेंगे कि शॉप वेल्ड के लिए कम है, हम यानी जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉप वेल्ड। ठीक है, शॉप वेल्ड एंड देन हम साइट वेल्ड, तो साइट वेल्ड यानी बड़ी साइट होती है तो हम इसको दोगुना करेंगे यानी डबल करेंगे तो 50। बस आपको ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1.25 एंड 1.50 दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी ये पूछा गया है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के एग्जाम में पहली बैच में। ठीक है, फिर पहली क्या फर्स्ट या सेकंड बैच में आपको पूछा गया है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो कि नेक्स्ट है आपका कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लैट वेल्ड। तो देखो कि यहाँ पे कभी कभी सिंपली आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको फार्मूला ध्यान में रखना है कि PDW इक्वल्स टू FWD इंटू L इंटू थ्रोट थिकनेस ऑफ द वेल्ड। ठीक है, तो आपको ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो कि जब हम क्या करते हैं कि लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं 1 mm लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं और थ्रोट थिकनेस आपको पता ही है कि थ्रोट थिकनेस मैंने अभी आपको बताया क्या होता है 0.7 इंटू एस। यस यानी होता है आपका साइज ऑफ द वेल्ड इन mm में होता है। ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, देन आपका होता है कि FWD। तो FWD का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया कि FWD इक्वल्स टू होता है आपका FU बाय √3 इंटू गामा MW और गामा MW होता है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कभी कभी साइट वेल्ड होता है, शॉप वेल्ड आपको दिया होता है। शॉप के लिए लेना है आपको 1.25 और साइट के लिए लेना है आपको 1.50। आपको ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है, इस पर सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन फ्लैट वेल्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द फ्लैट वेल्ड। तो देखो कि आपको यहाँ पे सिंपल आपको दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का आपको फार्मूला ध्यान में रखना है कि PDW डिवाइड बाय FWD इंटू थ्रोट थिकनेस। ठीक है, आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। देन आपको सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि एंड रिटर्न्स ऑफ लेंथ। ठीक है, एंड रिटर्न्स ऑफ लेंथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंड रिटर्न्स ऑफ लेंथ तो इक्वल्स टू आपको ध्यान में रखना है 2 इंटू एस। ठीक है, ये इज द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। ठीक है, साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट है आपका कि नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो देखो कि यहाँ पे आपको एरिया पूछा जाता है। ठीक है, तो नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दो आपको ध्यान में रखना है इसके, यानी जब हम नेट सेक्शनल एरिया हम निकालते हैं तो हम चेन बोल्टिंग के लिए निकालते हैं और हम नेक्स्ट निकालते हैं इसके लिए झिगजैग बोल्टिंग के लिए। ठीक है, झिगजैग बोल्टिंग के लिए हम नेट सेक्शनल एरिया निकालते हैं और ये जो नेट सेक्शनल जो एरिया होता है चेन बोल्टिंग के लिए और झिगजैग बोल्टिंग के लिए दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलो हम नेट चेन बोल्टिंग के लिए फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो चेन बोल्टिंग के लिए क्या फार्मूला आपका रहेगा। ठीक है,
चेन बोल्टिंग के लिए क्या फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ए एन इट मीन्स होता है आपका नेट सेक्शनल एरिया इक्वल्स टू बी माइनस एन इंटू स्मॉल डी एच ब्रैकेट कंप्लीट इंटू टी, ठीक है। जो आपका बी जो होता है आपका वो होता है आपका विड्थ ऑफ द प्लेट होता है, 1 मिनट, हाँ, बी होता है आपका विड्थ ऑफ द प्लेट एंड एन होता है आपका नंबर ऑफ द बोल्ट्स होता है एंड डी एच एन होता है आपका डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब 12 डायमीटर ऑफ द बोल्ट रहेंगे तो 1 ऐड करने का, जब 14 रहेगा तो 1 ऐड करने का 15 हो जाएगा। जब क्या होता है कि जब आपको 16 दिया रहता, 18 दिया रहता, 20 दिया रहता, 22 दिया रहता, ठीक है, और 24 दिया रहता, तब उसमें क्या करेंगे हम +2 को ऐड करेंगे, ठीक है। और टी होता है आपका थिकनेस ऑफ द प्लेट। बस आपको इतना ध्यान में रखना है चेन ऑफ द बोल्टिंग में, ठीक है। देन हम देखेंगे कि झिगजैग बोल्टिंग के लिए, तो देखो कि झिगजैग बोल्टिंग के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। या आपको जो फार्मूला है पूरे यानी मैं आपको टफनेस यानी जो आरआरबी जो जे की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बता रहा हूँ कि नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन होता है, जो फार्मूला होता है बी माइनस एन इंटू डी एच प्लस ब्रैकेट में समेशन ऑफ P² बाय 4G, पी यानी होता है आपका पिच, जी यानी होता है आपका गेज, और मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर लेता हूँ इंटू टी यानी होता है आपका थिकनेस ऑफ द प्लेट। बस आपको इतना आपको ध्यान में रखना है, आपको ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, देन है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। देखो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर जो होता है अंडर द एक्चुअल टेंशन वो शॉल बी मिनिमम होना चाहिए, तो देखो कि यहाँ पे कुछ फेलियर्स है, 3 फेलियर्स यहाँ पे होते हैं। उस 3 फेलियर्स से आपको ये जो एक्चुअल टेंशन जो आता है यानी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर जो होता है वो शॉल बी मिनिमम रहना चाहिए। तो देखो कि कौन कौन सा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फेलियर्स होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पहला है आपका ड्यू टू द यील्डिंग, ठीक है, ड्यू टू यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन, ठीक है, ड्यू टू यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है कि ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेलियर, ठीक है। देन है आपका सेकंड है आपका रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, ठीक है, रप्चर ऑफ नेट सेक्शन आपको ये ध्यान में रखना है। देन है आपका सबसे लास्ट है आपका 3rd नंबर का फेल्यूअर ड्यू टू द ब्लॉक शेयर, ड्यू टू ब्लॉक शेयर आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट फेल्यूअर होते हैं जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर से वो क्या रहना चाहिए, शॉल बी मिनिमम रहना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में मैं इसको इम्पोर्टेंट कर लेता हूँ, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट है कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ठीक है। तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, तो देखो कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में आपको 1 मिनट, हाँ, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में देखो कि मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि ये पूछा नहीं जाता, बट आपको फार्मूला ध्यान में रखना है कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो कि T/A/G इज़ लेस देन Fy, ठीक है। जो आपका T जो होता है आपका वो T होता है आपका फैक्टर टेंसाइल फोर्स, ठीक है, फैक्टर टेंसाइल फोर्स, ठीक है, फैक्टर टेंसाइल फोर्स इसको हम बोलते हैं। और एज जो होता है आपका वो होता है आपका ग्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड जो देखो कि हम क्या करते हैं कि जब टी जब लेस देन होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे टी इज़ लेस देन होगा AG इंटू UFY से, तब हम क्या करते हैं कि TDG यानी आपको जब हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ करते हैं तो हम इसका जो क्या फार्मूला बनेगा AG इंटू UFY अपॉन गामा MO। और गामा MO को हम ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लेते हैं वो लेते हैं हम 1.1, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देन है हमारा नेक्स्ट फार्मूला
कि नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। तो देखो कि नेट सेक्शन रप्चर के लिए आपको कुछ कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि टी जो होता है, टी यानी होता है आपका फैक्टर टेंसाइल फोर्स, ये कम होना चाहिए। एन यानी होगा आपका नेट एरिया, एंड एफ यू यानी होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तब हमारा जो टीडीएन का जो फार्मूला बनता है, टीडीएन यानी होता है आपका डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर इक्वल्स टू टी होता है आपका फैक्टर टेंसाइल फोर्स एंड डिवाइड बाय गामा m1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए एन इंटू एफ यू डिवाइडेड बाय गामा m1, आपको सिंपल ध्यान में रखना है। और जो गामा m1 होता है वो होता है आपका पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है रप्चर में और क्रॉस सेक्शन के लिए, वो हम लेते हैं 1.25। ये आपको सिंपल आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। देन है आपका नेक्स्ट है कि शेयर लैग क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो कि शेयर जो लैग होता है उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। तो देखो कि रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखो कि ऐसे एक फार्मूला होता है कि टी डी एन इक्वल्स टू, ये होता है आपका अल्फ़ा ए एन एफ यू डिवाइड बाय गामा m1, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है आपका रिडक्शन फैक्टर। तो देखो कि रिडक्शन फैक्टर वो 1 और 2 वोल्ट के लिए अलग होता है, 1 और 2 वोल्ट के लिए अलग होता है, 3 वोल्ट के लिए अलग होता है, 4 और मोर वोल्ट के लिए ये अलग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको स्किप नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसको मैं IMP कर लेता हूँ। तो देखो कि जो रिडक्शन जो फैक्टर होता है वो होता है 0.6 यानी 0.6 होता है फॉर 1 और 2 वोल्ट के लिए, ठीक है। 1 और 2 वोल्ट के लिए 0.6 होता है आपका रिडक्शन फैक्टर। 0.7 होता है आपका 3 वोल्ट के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और 0.8 जो होता है फॉर 4 और मोर वोल्ट के लिए, ठीक है। 4 या उससे ज़्यादा के वोल्ट के लिए होता है, ठीक है। 0.8 होता है आपका रिडक्शन फैक्टर। तो देखो कि 0.6 होता है आपका 1 और 2 वोल्ट के लिए, 0.7 होता है आपका 3 वोल्ट के लिए, और 0.8 होता है आपका 4 और मोर वोल्ट के लिए। आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर लैग का जो रिडक्शन फैक्टर है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि ब्लॉक शेयर। तो देखो कि ब्लॉक शेयर यानी क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम ब्लॉक शेयर की डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका कि ब्लॉक शेयर, ठीक है। तो ब्लॉक शेयर यानी क्या होता है कि देखो कि यहाँ पे आपको दिया है कि दिस टाइप ऑफ द फेल्यूर ऑकर्स ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है। यानी टीयरिंग ऑफ द सेगमेंट के वजह से फेल्यूर्स आता है, और ब्लॉक ऑफ द मटेरियल की वजह से एट द एंड ऑफ द मेंबर इट ऑकर्स अलोंग अ पाथ इन्वॉल्विंग अ टेंशन ऑन द प्लेन एंड शेयर ऑन अ परपेंडिकुलर प्लेन। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक शेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। देन हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लास्ट टॉपिक है, देन है आपका कि स्लेंडरनेस रेशो का इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द अनसपोर्टेड लेंथ। क्या होता है अनसपोर्टेड लेंथ, 1 मिनट, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ द गायरेशन, ठीक है। लीस्ट रेडियस ऑफ द गायरेशन, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा कि L डिवाइड बाय K मिनिमम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्लेंडरनेस रेशियो यानी क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अनसपोर्टेड लेंथ दैट इज द कैपिटल L टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ द गायरेशन, ठीक है, दैट इज द K मिनिमम। ये होता है आपका IS, ये फार्मूला आपको दिया है IS कोड में 800/2007 में, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कि इसके कुछ स्लेंडरनेस रेशो कब यानी मैक्सिमम कितना होना चाहिए किस टाइप ऑफ द टेंशन मेंबर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो मैं इसका आपको टेबल बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो हम टेबल को देखते हैं। देखो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो जो होता है वो कितना रहना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया है कि टाइप ऑफ द टेंशन मेंबर, ठीक है। तो देखो कि टेंशन मेंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देखो कि पहला आपको दिया है कि ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस
ड्यू टू द लोड्स अदर दैन द विंड और सिस्मिक फोर्स ऑकर जब आता है तब क्या होता है कि उसकी जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 180। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि ये टेंशन मेंबर कि जिसमें क्या होता है कि रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, लोड्स अदर दैन द विंड की वजह से, सिस्मिक फोर्स की वजह से, तब जो स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो आपकी रहनी चाहिए 180। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देन है आपका सेकंड, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस। ठीक है, जो मेंबर वो नॉर्मली एक्टिंग करता है एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस में और ब्रेसिंग सिस्टम में, बट सब्जेक्ट टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द विंड और सिस्मिक फोर्सेस के लिए आपका जो मैक्सिमम जो स्लेंडरनेस रेशो होता है वो आपका होता है 350। ये आपको ध्यान में रखना है और ये IS कोड से है। ठीक है, देन है आपका लास्ट है आपके टेंशन मेंबर अदर दैन द प्रीटेंशन मेंबर। जब टेंशन मेंबर अदर दैन द प्रीटेंशन मेंबर होता है तब आपके जो स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 400 वैल्यू। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गेट के लिए भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो चलो अभी हमारा ये एंड हो गया यहाँ पे, और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम देखेंगे 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्यूटोरियल नंबर 1 आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, एंड हो गया। यहाँ पे हमने 15 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो देखो कि आपको बोल्टेड कनेक्शन पर PDF चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, मैं आपको बोल्टेड कनेक्शन पर PDF दे दूँगा। ठीक है, और आपको असाइनमेंट चाहिए, सपोज़ आपको असाइनमेंट चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस पर असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।